हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे अभिलेख एवं शिलालेख के बारे में। क्या जानकारी मिलती है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे इतिहास के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। अभिलेख और शिलालेखों की बहुलता से ही प्राप्ति हुई है। अभिलेखों और शिलालेखों में उनके निर्माण शैली और विभिन्न स्थानों से प्राप्ति के आधार पर उनको अनेक वर्गों में बांटा गया है। अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, पात्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। जिन अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं है, उनके अक्षरों की बनावट के आधार पर मोटे तौर पर उनका काल निर्धारित किया जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने वाले समस्त अभिलेखों की जानकारी देना यहाँ पर असंभव है। अभिलेखों के अध्ययन को अगर हम बात करें आगे, तो पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। भारतीय अभिलेखों के विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिम प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है निकाला। इन लिपियों का उपयोग प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप से पता चलता है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी नामक किसी राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो गया। 1870 ईस्वी में कर्निम महोदय ने कॉपर्स एंसिफिकेशन एंड डिरगम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। इनमें मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अभिलेखों का संग्रह है। हिंदी में अभिलेखों का एक संस्करण डॉक्टर राजवल्ली पांडे महोदय ने प्रकाशित किया। अभी तक विभिन्न कालों और राजाओं के हजारों अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा कालीन है, लेकिन अभी तक सैंधव लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। अतः भारत का प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख प्राण मौर्य युगीन पिपरवाह कलश लेख या पिपरवाह धातु मंजूषा अभिलेख सिद्धार्थनगर बरेली अजमेर से प्राप्त अभिलेख एवं बंगाल से प्राप्त महास्थान अभिलेख महत्वपूर्ण है। महास्थान शिलालेख एवं सौगौरा ताम्रलेख प्राचीन भारत के अकाल से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के संबंध में जानकारी देने वाला पिपरवाह कलश लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में निर्गत यह अभिलेख संस्कृत बंधुआ द्वारा स्थापित किया गया है। अपने यथार्थ रूप में अभिलेख सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में ही मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों में मिलती है। माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डोरेसिस से मिली थी। प्राचीन भारतीय इतिहास की परंपरा में अभिलेख और शिलालेखों की परंपरा अति प्राचीन रही। इसके अंकुरण और उषा काल को बताना असंभव है। सम्राट अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में अपने धर्म, अपनी प्रशासनिक नीतियों, प्रशासनिक कर्मचारियों आदि को निर्देशित करने की व्याख्या करते हुए बड़े वैज्ञानिक ढंग से अपने अभिलेखों को स्थापित करवाया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गृहलेख। शिलालेख और स्तंभलेख 2 उपश्रेणियों में रखा जाता है: चौदह शिलालेख शिलावार और जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। यह शिलालेख शाहबाजागढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और जौगढ़ में मिले। कुछ फुटकर शिलालेख असंबद्ध रूप से और संक्षिप्त हैं, शायद इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ
इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जंटीगरम, विश्वेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाए गए। लघु शिलालेख के अशोक संग शरण की महत्ता पर प्रकाश डालता है। अशोक ने अपने स्तंभ लेखों में धर्मघोष और लोकापरी कार्यों का वर्णन मिलता है। पंचम स्तंभलेख दिल्ली टोपरा में अहिंसा व्रत के अंतर्गत सभी जीवों को आबाद माना गया। गिरनार के पश्चिम स्तंभलेख में अशोक के प्रजा हित चिंतन के दायित्व के निर्वाह के विषय में लिखा गया। इसमें कहा गया है कि सब समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, अंत में पूर्व में रहूँ, शयन कक्ष में रहूँ, पशुपाला या पालकी में रहूँ, उद्यान में रहूँ या सर्वत्र प्रतिवेदक स्थित रहकर जनता के कष्टों का में मुझे प्रत्यावोदन करें। एक अभिलेख जो हैदराबाद में माशकी नामक स्थान पर मिलता है में अशोक के नाम को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुर्जरा और पानुगुंडिया यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त लेखों को भी अशोक का नाम मिलता है। अन्य अभिलेखों में उसको देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी में हैं, जिसमें भारत का हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाए गए अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी और आरमाइक लिपि हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी का भांति दायित्व से बाईं ओर लिखी जाती है। मौर्य वंश से संबंधित 7 गुफाएं अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। 4 गुफा ये बराबर पहाड़ी और 3 नागार्जुन श्रृंखला की हैं। बराबर गुफा में 3 अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और नागार्जुनी श्रृंखला की प्रत्येक गुफा में मौर्य सम्राट दशरथ के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए मौर्य शासक द्वारा दान में दिया गया है। अशोक के बाद अभिलेखों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख या तो राजकीय द्वारा लिखी गई प्रशास्तियों या भूमि अनुदान पत्र है। प्रशास्तियों को प्रसिद्ध उदाहरण है हरिशेषण द्वारा लिखित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रास्ती अभिलेख, जो कि 4वीं शताब्दी और जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशास्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और उसकी नीतियों का विस्तृत विवेचन मिलता है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रास्ती में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अलावा कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी प्राचीनतम प्रास्ती है। शक क्षत्रप रुद्रादमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखी प्राचीनतम प्रास्ती है। गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ लेख मालवा और नरेश यशोधर्मन का मांदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका प्राचीन भारत का स्वरूप खड़ा करने में विशेष सहायता मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।